एज यू कैन सी हियर टुडे वी कैन स्टार्ट आवर 8th चैप्टर जिसका नाम है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स, कि जो इम्पोर्टेंट विलेजेस हैं किस तरीके से उनमें चेंजेस आए और जो टाउन्स नए नए बन रहे हैं वहाँ पे क्या गतिविधि चल रही है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बच्चा है प्रभाकर, वो टीवी देख रहा है और वहाँ पर उसे ब्लैक स्मिथ जो लोहार का काम करते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे टूल्स पड़े हुए हैं, एक्सेस और सीकल्स। एक्सेस कुल्हाड़ी आप जानते हैं जो आगे ऐसा लगा रहता है, और दूसरा सीकल्स जो कुछ इस तरीके से बना होता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारा सामान सेल के लिए भी रखा हुआ है, काफ़ी वहाँ पर आवाज़ आ रही है, हथौड़ा बजा रहा है कोई, तो ये पूरा दृश्य देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम देखते हैं आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, कि जब आयरन टूल्स और खेती बाड़ी का क्या इन दोनों का रोल है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट हैं 3000 साल पहले आयरन का यूज़ होने लगता है, यूज़ ऑफ आयरन 3000 ईयर्स अगो, और कुछ इस तरह के टूल्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, उसी के साथ अगर हम देखते हैं कि आज हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे कि आयरन और स्टील की चीज़ें बनी, आपको किचन में बहुत सारा सामान मिल जाएगा। लेकिन अगर हम पहले हिस्ट्री में जाएँ और 3000 साल पहले सोचें तो इतना एक कॉमन नहीं था। धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हुई और 2500 साल पुराने हमें काफ़ी सारे एविडेंस मिलते हैं जहाँ पे हमें आयरन के टूल्स मिलते हैं, उसमें एक्सेस है उस जिससे कि वो अपना फॉरेस्ट को क्लियर कर लेते थे, और आयरन प्लग शेयर मतलब जो लोहे के हल हैं जिसकी वजह से खेती बाड़ी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया था क्योंकि वो ज़मीन को खोद सकते थे। तो यहाँ पे कुछ टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो हमें मिले उस टाइम के। देखिए इसकी किस तरह की शेप है। सीकल्स को हम दरांती भी बोल सकते हैं अगर आपने खेती बाड़ी में यूज़ होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो टूल्स हैं उनके नाम है सीकल, टोंग्स, एक्स। ठीक है, अब देर आर अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से खेती बाड़ी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया, उत्पादन और ज़्यादा हो गया। उसमें एक जो बहुत बड़ा रोल आता है वो आता है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्या होता है? इरिगेशन मतलब सिंचाई, पानी की आपको भरपूर मात्रा मिल रही है। जो उस टाइम के राजा महाराजा थे, जो उस टाइम का पूरा राज्य था, तो उसके बारे में हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में। हम देखते हैं कि जो ये नए टूल्स हैं इनको राजा ने भी सपोर्ट करा। वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ प्लांटेशन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, जिस तरीके से नए टूल्स आते हैं और प्लांटेशन ट्रांसप्लेशन का सिस्टम चलता है कि प्रोडक्शन बढ़ गया। उसी के साथ सिंचाई का काम भी भरपूर मात्रा में करने की उसकी भी फैसिलिटी इम्प्रूव होगी। इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड, कैनाल्स बनाए गए। आप देखते हैं ना पानी के लिए आपने नालियाँ देखी होंगी, जो खेतों में आप नालियाँ बनाते हैं जिससे कि पानी खेतों में पहुंच सके। वेल्स बनाए, कुएँ बनाए, टैंक्स बनाए और आर्टिफिशियल लेक बनाए, एक जगह खोद दी जहाँ पे पानी, बरसात का पानी इकट्ठा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें किस लिए? जिससे कि हम खेती बाड़ी में इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। ये सारे सिस्टम जो पहले नहीं थे अब धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हमने स्टार्ट करा यहाँ से आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। 3000 साल पहले आयरन की, सबसे पहले आयरन के बारे में हम देखते हैं। 2500 साल से हम देख रहे हैं कि आयरन का यूज़ होने लगा जिसकी हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, खुदाई करके। उसी के साथ हम देखते हैं कि इससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर हमारे प्रोडक्शन, उत्पादन हमारा बढ़ जाता है, और जो हमारा दूसरा रोल निभाता है उत्पादन को बढ़ाने में वो बहुत बड़ा रोल निभाता है इरिगेशन की। सिंचाई भरपूर मात्रा में होने लगी, कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स और लेक्स इस टाइम पे बनने लगे। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं, ये क्लियर है आई थिंक। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें काफ़ी सारे स्टेजेस में बांटा हुआ किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, जो इरिगेशन सिस्टम है वो किस तरीके से डेवलप हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं और ये एक पैटर्न बना है कि किस तरीके से यहाँ पे हम आंसर फिल कर सकते हैं और जो हमने भी पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज, पैलेसेस, फोर्ट्स। तो राजा को पैसा चाहिए आर्मी के लिए, पैलेस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जो उनके फोर्ट बने हुए हैं जहाँ पे वो रहते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, पूरा सिस्टम को चलाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला, इसके लिए फार्मर्स को टैक्स देना पड़ेगा तभी तो सारा सिस्टम चल पाएगा। आर्मी होगी तो उनका राज्य भी प्रोटेक्ट रहेगा। ठीक है, तो तीसरा इन्होंने ब्लैंक छोड़ दी। तीसरे में क्या आ सकता है? अगर डिमांड टैक्स करिए तो फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। हम तीसरे में ये बोल सकते हैं, जो तीसरे में आ जाएगा आपका ये, फार्मर्स को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि वो टैक्स दे सकें, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, चौथा क्या बोलता है? दिस इज़ पॉसिबल विद इरीगेशन। ये तभी पॉसिबल होगा अगर इरीगेशन, अगर पानी वहाँ पे भरपूर मात्रा में पहुँच रहा है, इरीगेशन की प्रॉपर सप्लाई हो रही है। ठीक है,
पानी की प्रॉपर सप्लाई हो रही है, और इरीगेशन का उन पे सिस्टम है जो हमने भी बात करी, टैंक्स, वेल, ठीक है, और कैनाल। फिफ्थ में इसको क्या कनेक्ट करता है, किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स। तो कि राजा पैसा देता है और प्लान करता है कि इरिगेशन सिस्टम किस तरीके से चालू हो, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें अगर मनी देते हैं और इरिगेशन सिस्टम सुधर जाता है तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, लेबर इज़ प्रोवाइडेड बाय द पीपल, फार्मर को लेबर मिल जाएगी, ठीक है, जिससे कि वो खेती बाड़ी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जब लेबर मिल जाएगी, अब सारी 1 to 1 हम करते हुए जा रहे हैं, अब लेबर हमें मिल गई है, खेती बाड़ी सही से चल रही है, वहाँ पे हमें पानी के सही स्रोत हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो हमारा रेवेन्यू मतलब हम पे पैसे ठीक ठाक आने लगेंगे, ठीक है। 9th में हम क्या बोलते हैं, फार्मर ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन। इससे क्या होगा कि फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा, इसमें लास्ट में आएगा 9th में आपका फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट, क्योंकि आपका क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन आपका सर्टेन है, ओके। नाउ द क्वेश्चन अराइज, हु लिव्ड इन द विलेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में मैंने पूछा है, बच्चे बहुत बार गलती कर देते, फिल इन द ब्लैंक्स में 1 वर्ड आंसर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इवन इन MCQ इट हैज़ बीन आस्क्ड नंबर ऑफ टाइम्स, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। तो गांव में कौन लोग रहते थे, तो यहाँ पे देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेजेस इन सदर्न। 2 एरिया में हमने बांट दिया, एक तो हमने कर दिया सदर्न एरिया, ठीक है, एक हमने कर दिया नदर्न एरिया, ठीक है। इन द सब कॉन्टिनेंट, जो तामिर वाले एरियाज में लोग, जो बड़े लैंड ओनर्स रहते थे, उनको हम क्या बोलते थे, वेलार, क्या बोलते थे उनको हम, वेलार, ठीक है। और जो ऑर्डिनरी प्लगमैन थे, जो हल चलाते थे, उनको हम क्या बोलते थे, उजवाहार, जो प्लगमैन था उसको हम क्या बोलते थे, उजवाहार, ठीक है। और जो लैंडलेस लेबर थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, जो उनमें काम करते थे, उनको हम क्या बोलते थे, कदिसियार और अदीमाई, कदिसियार और अदीमाई, ठीक है, ये क्लियर है। अब हमने पढ़ लिया सदर्न पार्ट के, जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी, ये वाली जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी, वेलार, उजेवहार, अदीमाई एंड कदिसियार, ये कहाँ पर है, सदर्न एरिया में, तमिल एरिया में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नदर्न का, अब हम नदर्न का पढ़ेंगे, नॉर्थ वाले इलाके में, ठीक है। तो नॉर्थ वाले इलाके में हम क्या देखते हैं, जो गांव का हेडमैन है, जो गांव को हेड कर रहा है, उसको हम बोलते थे ग्राम भोजका, ठीक है। जनरली हम क्या देखते हैं कि बाद में पोजीशन तो बनाई गई थी कि जिससे कि लोग सबकी सहूलियत हो सके, लेकिन हम देखते हैं कि बाद में हेरिडिटरी बन गई, एक ही परिवार के लोग बनने लगते हैं, ठीक है। ग्राम भोजका, ग्राम भोजका कौन होता था, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी, लार्जेस्ट लैंड ओनर, ठीक है। उसी के बाद हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे स्लेव्स थे या वर्कर्स बुलाए जाते थे, जो लैंड में काम करें, कल्टीवेट करें, क्योंकि राजा वो बहुत पावरफुल था, और किंग उसको यूज़ करता था काफ़ी बार टैक्स कलेक्ट करने के लिए गांव से। तो ठीक है, एक तो वो लार्जेस्ट लैंड ओनर हो गया, ठीक है, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, ऑब्वियसली ही इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है। अब उसको एक पोजीशन भी दे दी गई है ग्राम भोज का, ठीक है। और इसी के साथ किंग इज़ इन कॉन्टेक्ट विद हिम, किंग राजा का भी उससे संपर्क है, ठीक है। उसी के साथ वो फंक्शन करता था गांव में एज अ जज और एज अ पुलिसमैन ऑल्सो, कि जो भी मसले होंगे, जो भी होगा, उसी को यही एक आदमी देखेगा, ठीक है। उसी के साथ वहाँ पे कुछ कुछ और पोजीशंस भी थी ग्राम भोजका के साथ, जिनको नाम दिए गए हैं, जैसे जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स हैं, जो दूसरे किसान हैं, उनको हम बोलते थे गृहपतीस, क्या बोलते थे, गृहपतीस, ठीक है। जो स्मॉलर, जो छोटे लैंड ओनर्स थे, उनको हम बोलते थे, जो काम करते थे उनमें, दासा और कर्मकारा, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, बहुत थोड़ी सी ज़मीन थी, ठीक है, जो दूसरों के फील्ड में काम करते थे अपनी जीवन लाइवलीहुड कमाने के लिए, ठीक है। उसी के साथ हम गांव में देखते हैं और भी बहुत सारे लोग आप देखते रहते हैं, जो लुहार रहता है, कारपेंटर रहता है, पोर्टर रहता है, वीवर रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, जो तामिल में पुराने टाइम पे टेक्स्ट लिखी हुई हैं, वहाँ से हमें पता लगता है
जिसका नाम है संगम लिटरेचर, जो अब से 2300 साल पहले कंपोज करी गई थी, बनाई गई थी। ठीक है, और इसको संगम क्यों बोलते हैं? संगम मतलब क्योंकि ये कंपोज करी गई है, जो बहुत सारी असेंबलीज हुई, जो संगम हुआ, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, तो वहाँ पे जो असेंबलीज हुई, जहाँ पे जो चीज़ें डिस्कशन हुई, तो उसके मद्देनज़र जो भी चीज़ें वहाँ पे हुई, जो इसमें कंपोज करी गई। और ये कहाँ पे हुई थी? एक सिटी थी मदुराई, जहाँ पे बहुत सारे पोएट्स बैठे, बहुत सारे विद्वान लोग बैठे। ठीक है, वहाँ पे लिटरेचर बनाई गई। ठीक है, उसी के साथ हम अलग अलग स्टोरीज हमें पता लगती हैं सिटीज़ के बारे में, ट्रैवलर्स के बारे में, स्कल्पचर और आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो ये हमें किस तरीके से, हम बहुत सारी स्टोरीज हम झटकास भी बोलते हैं, झटकास भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं रिगार्डिंग बुद्धा। ठीक है, बुद्ध भगवान के बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं, जो नॉर्मल, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो नॉर्मल लोगों ने लिखी हैं। ठीक है, अब इसमें फ़र्क क्या है कि इससे पहले जो भी हमारे पास टेक्स्ट होते थे, वो राजा महाराजाओं के दरबार में जो पोएट हैं, या राजा ने किसी को ऑर्डर दिया है, तब बहुत सारी किताबें लिखी जाती थी। लेकिन ये लोगों ने अपने द्वारा ही बाद में इसको प्रिजर्व करा, बुद्धिस्ट ने, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे, उन्होंने इसको संभाल के रखा। ठीक है, तो जो लोकल लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं, उनके द्वारा लिखी गई थी और प्रिजर्व कर गई थी बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा। तो यहाँ पे भी बहुत सारी स्टोरी मिलती हैं, जहाँ पर एक किस तरीके से गरीब आदमी एक अमीर बन जाता है। पिक्चरों में भी आपने देखा होगा। तो इससे क्या होता है, हम इंस्पायर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक उसी तरह की एक स्टोरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इसमें क्या दिखाता है, द क्लेवर पुअर मैन, एक चतुर गरीब आदमी। ठीक है, वो किस तरीके से अमीर बनता है, उसकी एक स्टोरी है, ये हमें देख लेते हैं। वंस अपन अ टाइम, काफ़ी टाइम पहले, एक टाइम पहले एक क्लेवर पुअर मैन था, जो सिटी में रहता था। उसके पास एक मरा हुआ चूहा था। ठीक है, तो उसने सोचा मैं इसको सेल करता हूँ। तो उसको सेल करने के लिए जाता है फॉर द कैट, कि एक कैट रहती थी होटल में, जिससे कि उसे एक कुछ पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद वन डे देयर वाज अ स्टॉर्म, तो जो किंग का गार्डन होता है, वहाँ पर काफ़ी सारी ब्रांचेस और लीव्स वहाँ पे गिर जाती हैं, और गार्डनर वॉज एट अ लॉस एज हाउ टू क्लियर द मैस, जो इतना सारे बवाल मचा है आंधी तूफान में कि गार्डन में पत्ते, टहनियाँ, सब चीज़ें गिर जाए, उसको कैसे साफ़ करा जाए। तो जो एक आदमी, ये वाला आदमी होता है, जो क्लेवर आदमी होता है, उसको बोलता है कि ये मैं सारी चीज़ें साफ़ कर दूँ, लेकिन जो इसमें इकट्ठा जो ये लकड़ियाँ हैं और जो ये पत्ते हैं, इनको मैं रख लूँ। वो खुश हो जाता है कि उसको कोई पैसा भी देना नहीं पड़ा। तो यंग मैन बच्चों से बोलता है कि आप सबको एक एक स्वीट मिलेगी, एक एक टॉफ़ी मिलेगी, अगर आप इन जो स्टिक को अलग रख दो, जो स्टिक हैं, जो लकड़ियाँ, इनको अलग रख दो, पत्ते को एक जगह अलग इकट्ठा कर दो। कुछ टाइम में वो बच्चे पूरे गार्डन को साफ़ कर देते हैं। ठीक है, उसी के साथ जो राजा का खाने बनाने वाला होता है, जो पोटर होता है, वो उसे लकड़ियाँ चाहिए होती हैं अपनी किचन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आदमी उसको ये लकड़ियाँ सारी उसको बेच देता है। ठीक है, अब उसके बाद एक और अलग प्लान इसके दिमाग में आता है कि ये देखता है कि कम से कम 500 जो ग्रास कटर होते हैं राजा के सिटी गेट के पास, तो वहाँ पर वो घास काट रहे होते हैं। तो ये जाता है, उन सबको पानी पिला देता है, और वो लोग बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं कि आपकी हम क्या मदद कर सकते हैं, आपने हमको पानी पिलाया, बड़ी मदद करी। तो वो कहता है कि जब मदद मुझे मांगनी होगी, मैं आपको बता दूंगा जब टाइम आएगा। ठीक है, तो वो कहीं पे खड़ा होता है, उसे वो सुनता है कि जो एक बहुत बड़ा एक काबिला आ रहा है, यहाँ पे शहर में, वो बहुत सारे घोड़ों को लेकर आ रहा है, कम से कम 500 घोड़े लेकर आ रहे हैं। और इससे वो समझ जाता है कि अगर 500 घोड़े आ रहे हैं तो उनको घास की भी ज़रूरत होगी। तो जो ग्रास कटर होते हैं वो उनके पास जाता है, जो घास काटने वाले होते हैं उनके पास जाता है, कि वो कहता है कि आप मुझे एक बंडल दे दो, और जितने भी बंडल है आप ये किसी को देना मत, कि मैं आपसे ख़रीद लूँगा। तो जो अब घोड़ों के लिए घास चाहिए होती है, तो वहाँ से लोग आते हैं, उन्हें कहीं घास मिलती नहीं, और ये आदमी उनको, जो क्लेवर आदमी है, 1000 कॉइन्स में घास बेच देता है। तो उसको कुछ नहीं देना पड़ा, एंड ही अर्नड अराउंड 1000 कॉइन्स। उसको 1000 कॉइन्स मिल गए, लेकिन उसको कुछ देना नहीं पड़ा, जस्ट बाय यूजिंग हिज माइंड। तो एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। ठीक है, उसी के साथ हम काफ़ी सारे एविडेंसेस देखते हैं अर्ली सिटीज़ में, स्कल्पचर्स किस तरीके से स्कल्पचर जो मूर्तियाँ बनाते हैं। ठीक है, और इस तरह के स्कल्पचर हम देखते हैं कि पिलर्स को बनाने में, गेट्स बनाने में, बिल्डिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, जिन्हें लोग देखने जाते हैं।
हम यहाँ पे देखते हैं कि स्कल्पचरे हमने पिछले चैप्टर में देखा था, स्तूपास बने हुए थे मध्य प्रदेश में बुद्धा के लिए। यहाँ पे कुछ रिंग्स बनी हुई हैं, दिल्ली में बनी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ आकृति बनी हुई है जो बहुत ही अच्छे तरीके से बनी हुई है, अलग अलग कैपिटल्स में हमने देखा। इन मैनी सिटीज़ आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोस ऑफ पॉट्स, पॉट्स मतलब जो गढ़े रहते हैं, क्रेमिक रिंग्स, जो हमने भी रिंग्स देखी, इस तरह की रिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है। दे सीम्स टू बी हैव बीन यूज्ड एज टॉयलेट्स इन सम केसेस, कहीं पर ये या तो ड्रेन्स के लिए यूज़ करी जाते होंगे जहाँ पे पानी डाला जाता होगा, कहीं पे ये गार्बेज डंप करने के लिए यूज़ करे जाते होंगे। अलग अलग घरों में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि हमें राजा महाराजा और इनके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता हैं, बट वी डोंट हैव अ मच ऑफ द अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ द ऑर्डिनरी पीपल यूज टू लिव, कि जो दरबार में जो नॉर्मल लोग रहते थे उनके बारे में हमें कम रिकॉर्ड मिल पाता है। एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि उनके बारे में कोई लिखता नहीं था। राजा के द्वारा, राजा के दरबार में जो पोइट है वही बहुत सारी चीज़ें लिखते थे। तो यहाँ पे इसी के बारे में बताता है, वी हैव हार्डली any remains of palaces, markets or of forms of ordinary people. Perhaps some are yet to be discovered by archaeologists, या तो भी हमें ढूंढने बाकी हैं, या फिर इसका एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी रह सकता है कि वो घर अगर लकड़ी के बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, तो लंबे टाइम तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कि अगर हम 2000 साल पहले क्या हो रहा था, किस तरह के ऑर्डिनरी लोग रहते थे, तो उसके हमें दस्तावेज कम मिलते हैं। लेकिन हमें कुछ ना कुछ चीज़ें फिर भी मिलती हैं जिसके बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि पुराने टाइम पे जो यहाँ पे लोग आते थे, ट्रेवलर्स आते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं पे कुछ अकाउंट लिखा है, कुछ उन्होंने छोड़ दिया है। तो जब हम उनको विज़िट करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं उन बुक्स को, तो हमें पता लगता है कि किस तरीके से उस टाइम पे, अगर हम 2300 साल पहले अगर चेरास, पांड्यास, चोलास के एम्पायर में किस तरीके से लोग रहते थे, ठीक है। अब एक यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 105 पे हमें मैप दिया हुआ है, जहाँ पे एक हमें बरूच वाला इलाका दिया है। इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले मैप पे इसको फाइंड आउट कर लेते हैं ये कहाँ पर है। Where is the map? ओके, दैट वाज इन पिछले चैप्टर में था आई थिंक। एनीवे, ओके, अब हम देखते हैं स्टोरी ऑफ भरूच, द स्टोरी ऑफ बैरीगाजा और भरूच। ये एक्चुअली में क्या है, ये क्या बोलता है कि ये कि बहुत द गल्फ इज़ वेरी नैरो एट बैरीगाजा। तो ये गल्फ क्या है, अगर आपने इंडिया का मैप देखा हो कुछ इस तरीके का, तो यहाँ पे इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे छोटा सा ये जो इसको कनेक्ट करता है एरिया, इसको हम गल्फ बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे काफ़ी मुश्किल था इसको नेविगेट करना, कि यहाँ तक पहुँचना समुंदर के थ्रू। इस शिप्स हैड टू बी स्टेड इन बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड लोकल फिशर, मतलब कि वहाँ तक पहुँचने के लिए जो वहाँ पे लोकल लोग की बोट वाले रहते थे वो वहाँ पे मदद करते थे, क्योंकि जो बड़े शिप थे जो भी वहाँ पे रुक जाते थे, जो लोकल बोटमैन वहाँ से खींच के लेके जाते थे उनको, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये बताता है कि हमारा ट्रेड उस टाइम पे तब भी सी ट्रेड होता था, ठीक है। दूसरे इलाकों से ट्रेड होता था, ट्रेड मतलब कि आदान प्रदान होता था चीज़ों का, कि वहाँ से जो बैरी गाजा, इम्पोर्ट्स इनटू बैरी गाजा, दूसरे इलाके से हमें कॉपर मिल रहा है, टिन मिल रहा है, कोरल मिल रहा है, टोपेज मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, गोल्ड सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। और हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं हम यहाँ से, इसके बदले में हिमालय की आइवरी, एगेट, कार्लियन, कॉटन, सिल्क और परफ्यूम, ठीक है। उसी के साथ किंग भी इन चीज़ों को सपोर्ट करता था, राजा के लिए बहुत सारे स्पेशल गिफ्ट्स लेके आते थे, ठीक है। उसमें सिल्वर के वेसल्स, अच्छे अच्छे कपड़े, सिंगिंग बॉयज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि राजा के लिए तो लेके आएंगे मर्चेंट्स, तभी तो वो उनको अलाउमेंट देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पंच्ड मार्क कॉइन्स। तो हमने देखा है कि इस टाइम पे पंच्ड मार्क कॉइन्स क्या होता है, जो एक जिस चीज़ का कॉइन, नॉर्मली कॉइन बने हो किसी मेटल के, उस पर हम पंच कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि एक स्टाम्प लग जाए, ठीक है। तो हमें देखते हैं कि अलग अलग शेप्स में हमने कॉइन्स देखे, चाहे वो रेक्टेंगुलर रहे हों या फिर राउंड रहे हों, उनकी अलग अलग शेप्स रहती है, जिसको मेटल से उन्हें काट लिया जाता था। और
उन पे लिखा नहीं जाता था। हमने कुछ कॉइन्स देखे जिन पे इंस्क्राइब्ड मतलब कि आप लिखते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो कॉइन्स देखते हैं वो पंच करे गए, एक स्टाम्प की तरह लगाए गए, या उन पे पंच करे गए हैं, फिर उन पे डाई यूज़ करी गई है, ठीक है। तो ये वाले कॉइन्स हम देखते हैं सब कॉन्टिनेंट के, जो भी पूरा सब कॉन्टिनेंट था इंडिया के आसपास का, उसमें हम ये वाले कॉइन्स देखते हैं, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट ने काफ़ी सारे कॉइन्स इकट्ठा करे हैं इस टाइम के, जो पिछले हम देखते हैं 500 साल से यूज़ करे जा रहे हैं। बाद में देखते हैं राजा महाराजाओं ने गोल्ड कॉइन्स भी यूज़ करे, लेकिन जो बहुत काफ़ी संपन्न राज्य रहता था उन्होंने यूज़ करे। शुरू में मेटल्स कॉइन ही यूज़ करे गए, डिफरेंट। तो यहाँ पे एक छोटी सी पोएम है कि अगर कॉइन्स नहीं थे तो एक बार्टर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए, मुझे आपसे कुछ सॉल्ट चाहिए, सपोज़ मुझे आपसे सॉल्ट चाहिए, नमक चाहिए, तो उसके बदले में आपने मुझे वीट दे दिया, मुझे राइस दे दिया, ठीक है। और उसके बाद अगर कॉइन्स चालू हो जाते तो फिर हमें इस तरीके से बार्टर सिस्टम पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो यहाँ पे दिखाया जाता है एज दे कैरी द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द सॉल्ट ऑफ अनदर। नमक खरीदने के लिए उन्होंने राइस दे दिया। क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड्स इन कार्ड्स थ्रू सैंड वाइट एज मून लाइट, टेकिंग होल फैमिलीज हु हेड टू लेफ्ट बिहाइंड द डिपार्चर ऑफ द सॉल्ट मर्चेंट्स लीव द सिटी। कि नमक को बेचने के लिए मर्चेंट जगह जगह जाते हैं। सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस, हम देखते हैं कि अलग अलग शहर उनके अलग अलग। सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस, हमने क्या देखते हैं कि बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो इसमें हम बात करने वाले हैं, कि मथुरा शहर के बारे में बात करने वाले हैं, कि जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो इसलिए बोल रहा है सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस, जहाँ पे बहुत सारी गतिविधि चल रही है। वो क्या है हम देख लेते हैं। आप ये मैप में फाइंड आउट कर लेना, पेज नंबर 105 पे आपको मथुरा आप लोकेट कर लेना। तो क्या बोल रहा है कि जो ये मथुरा वाला शहर है, यहाँ पे 2500 साल पहले सेटलमेंट चालू हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से जो रास्ता है, दो तरह का रास्ता मिलता है। एक तो सी का, कि आप पानी के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा ट्रेवल बाय रोड ऑल्सो, जो यहाँ पे लैंड लॉक्ड एरिया है, जो लैंड वाला एरिया है, ठीक है। तो इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सी के थ्रू भी आप पानी के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं, जो बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरा आप ट्रेवल भी कर सकते हैं। तो ये क्या बोलता है कि नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट, अगर हम नॉर्थ वेस्ट बोलें, अगर इंडिया के मैप हम देखते हैं इस तरीके से, तो ये एक बार अगर आपको इंडिया का मैप में थोड़ा सा आइडिया दूँ इस तरीके से, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये वाला जो वाला इलाका है हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। देयर वर इंपॉर्टेंट, हम देखते हैं बहुत सारे फोर्टिफिकेशन भी यहाँ पे हमें शहर में मिलता है। इंपॉर्टेंट श्राइन्स भी मिलती हैं आपको, बहुत सारी मंदिरें मिल जाएंगी। और यहाँ पर जो फार्मर्स और हर्डर्स होते हैं वो शहर की पूर्ति करते हैं खाने की, जो आसपास के गांव के इलाके रहते हैं मथुरा के पास। मथुरा एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाता है जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बन रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी, स्कल्पचर जो बन रहा था। 2000 साल पहले हम क्या देखते हैं कि मथुरा एक इम्पोर्टेंट सेकंड कैपिटल बन जाता है, किसका, जो कुशानास राजा थे, ठीक है, जिनके अंतर्गत ये आता था। उसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ये रिलीजियस साइट भी बन जाता है, चाहे वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यहाँ पे बनी हो, जैन श्राइन्स बनी हो, और उसी के साथ यहाँ पे लोग वर्शिप करते हैं कृष्णा को, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बनता है यहाँ पे। हम क्या देखते हैं, और ये हमें सेवरल ये चीज़ें पता कैसे लगती हैं हमें, क्योंकि हमें बहुत सारा मंदिरों में, इन श्राइन्स में ये सारी चीज़ें इंस्क्राइब मतलब गुदी हुई होती हैं दीवारों पे, स्टैचूज़ में, स्लैब्स में, पत्थरों पे, जिससे हमें मथुरा के बारे में सारी जानकारी मिलती है, ठीक है। उसी के साथ हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे मंदिरों में बहुत सारा चढ़ावा चढ़ रहा है, कि वो चाहे तो राजा महाराजा के द्वारा या यहाँ पे मर्चेंट के द्वारा, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बन रही है। हमें इंस्क्रिप्शन से पता लगता है कि यहाँ पे लोहार भी है, सुनार भी है, अलग अलग तरह के वीवर्स भी हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं। उसी के साथ हम देखते हैं अब क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन। क्राफ्ट पर्सन मतलब जो बहुत बड़ी आकृति बनाते हैं, जो क्राफ्ट हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो हमें एविडेंस से ये पता लगता है कि NBPW इस तरह की हमें फाइन पोइट्री मिली, जिसको हम बोलते हैं नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और इसका नाम ये कैसे पड़ा, क्योंकि नॉर्थ वाले नदर्न एरिया सब कॉन्टिनेंट के ये वहाँ पे हम मिलती है, ठीक है। और ये चीज़ें, उसी के साथ बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिनके हमें एविडेंसेस नहीं मिली, हमें बुक से पता लगता है।
कि चाहे वहाँ पे हमें टैक्स से पता लगता है कि वहाँ पे कपड़े का भी मैन्युफैक्चर होता था, क्लॉथ भी मैन्युफैक्चर होता था। और उसी के साथ दो इम्पोर्टेंट सेंटर बनते हैं वहाँ पे। एक है हमारा वाराणसी इन नॉर्थ एंड मदुरा इन द साउथ, ठीक है। उसमें दोनों ही मैन और वुमेन काम करते थे। यहाँ पे आप देखिए, वाराणसी इन द नॉर्थ इट बिकेम द वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर ऑल दिस वर्क्स, मदुरा इन द साउथ, ठीक है। उसी के साथ जो बहुत सारे मर्चेंट और क्राफ्ट पर्सन होते हैं, मर्चेंट हो गए जो आपका व्यापार कर रहे हैं, क्राफ्ट पर्सन जो इन चीज़ों को बना रहे हैं, ठीक है, वो एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसका नाम क्या देते हैं, श्रेणीस। श्रेणीस मतलब जिसमें एक ग्रुप बना दिया लोगों ने, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, लोगों की ट्रेनिंग हो रही है, ये रॉ मटेरियल्स बना रहे हैं, उसके बाद ये जो प्रोडक्ट बन जा रहा है, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको बेच रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ ये क्या करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करता है एज अ बैंक ऑल्सो, जहाँ पे लोग अपना पैसा, जो अमीर लोग हैं वो पैसा अपना वहाँ पे जमा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जिससे कि उन्हें इंटरेस्ट मिल सके, ठीक है। उसी के साथ वो सपोर्ट कर रहे हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे चंदा भी दे रहे हैं, मोनेस्ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें एक चैप्टर 7 है अर्थशास्त्र, जो चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। तो उससे हमें पता लगता है स्पिनिंग और वीविंग, जो बुनते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, किस तरह का सिस्टम उन्होंने अपने राज्य में चलाया था, ठीक है। ये क्या बताते हैं कि जो स्पिनिंग और वीविंग है ये वर्कशॉप में काम होता था। एक सुपरविज़न किसके, एक स्पेशल ऑफिसर वहाँ पे रखा जाता था। जो भी लेडीज़ हैं, जो विडोज़ हैं, जो विधवा हैं, या जो यंग लड़के लड़कियाँ हैं, या फिर जो पहले काम करते थे, रिटायर हो गए हैं राजा के यहाँ पे, वो यहाँ पे अपनी सर्विस दे सकते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, प्रोसेसिंग वूल, वूल मतलब कॉटन, इसको बना सकते, जो कपड़ों का बनाना है, उन्हें अच्छे तरीके से आकार देना है, तो उनको क्या होता था, इसके लिए उन्हें तनख्वाह मिलती थी, ठीक है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क, कितनी उन्होंने क्वालिटी का बनाया, कितनी उन्होंने क्वांटिटी बनाई है, ठीक है। जो औरतें घर से बाहर नहीं जा सकती, वो एक मेड के द्वारा एक भेज के वो अपना माल मंगा सकती थी सुपरिटेंडेंट से, और बाद में उसको भेज सकते थे। जिस भी लेडी को वर्कशॉप जाना होता था अपना माल दिखाने के लिए, उसको दोपहर में एट अ डॉन, जिससे कि उस सामान की अच्छे से जांच परख हो सके, ठीक है, और उन्हें अपनी तनख्वाह दे दी जाती थी, ठीक है। एक और रूल था जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल इसमें बताया गया है, कि जो सुपरिटेंडेंट होता था, जो उनकी तनख्वाह देता था, जो उनके काम की निगरानी करता था, वो ऊपर वुमेन को नहीं देख सकता था जब वो उससे बात कर रहा होता था। अगर वो ऐसा देखता जिससे कि उनका आचार अच्छे से बना रहे, ऐसा देखता तो उनको पनिश कर दिया जाता था, ठीक है। अगर वुमेन्स जो उनको टारगेट दिया गया, अगर वो उस काम को पूरा नहीं कर पाते तो उन पे फाइन लगता था। और एक बहुत ही ज़्यादा जिसमें इंटरेस्टिंग भी बता रहे हैं कि जो एक इस तरह का फाइन भी कि अगर वो काम पूरा नहीं करते तो उनका अंगूठा भी काट सकते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्क्यूमेडू। आप मैप में देखना, जो पेज 105 पे है, वहाँ पे आपको आर्क्यूमेडू मिल जाएगा, जो ये पुंडीचेरी, जो अभी हम इसको पुडुचेरी बोलते हैं, ठीक है। उसी के साथ चलो हम इससे पहले हम पढ़ लेते हैं एक मैप, रोम के बारे में बता रहे हैं कुछ, कि ये क्या है। रोम एक ओल्डेस्ट सिटी है, कहाँ पर है, यूरोप में, ठीक है। और उसी के पास हम देखते हैं कि जो हमारा ये गंगा वैली, जो प्लेन्स का एरिया है, तब भी ये डेवलप होता है जब वहाँ पे यूरोप में रोम बन रहा था, ठीक है। रोम कैपिटल है, जो वॉज द कैपिटल ऑफ जितने भी बड़े बड़े एम्पायर जो फैला हुआ था यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, वेस्ट एशिया में, ठीक है। और 2000 साल तक एक एम्पर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हु रूल्ड अबाउट 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले एक एम्पर ने इसको रूल करा था। और ऐसा बताते हैं जब एम्पर आए तो इसको पहले सिटी बोला जाता था ब्रिक की, लेकिन बाद में सिटी बन गई मार्बल्स की। उन्होंने इतना डेवलपमेंट करा, यहाँ पे बहुत सारे पैलेसेस बनाए गए, बिल्डिंग्स बनाई गई, एम्पी थिएटर बनाए गए, कि आप देख रहे हैं ये बहुत सारा एक स्ट्रक्चर है, इसके बीच में एक बहुत बड़ा मैदान सा होगा जहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते थे, पब्लिक बात होते थे, बड़े बड़े शोज़ होते थे, ठीक है। यहाँ पे लोग मिलते थे एक दूसरे से, और जो बात मतलब वहाँ पे नहाते थे, वुमेंस का कब अलग टाइम था, अगर हम स्विमिंग पूल का भी बोल सकते हैं। इस तरह का एक माहौल बनाया था जिससे कि लोग वहाँ पे आके अपना एंजॉय कर सकें, ठीक है। हाँ जी, तो हम यहाँ पर थे अभी, आर्किमेडू के बारे में हम पढ़ने वाले। तो इसमें असली मतलब ये क्या बता रहे हैं, जो पुडुचेरी वाली जगह है, अब से 2200-1900 साल पहले, कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक ट्रेड चल रहा था, जहाँ पे चीज़ें लोड अनलोड करी जाती थी, ठीक है। इससे हमें क्या पता लगता है, क्योंकि हमने वहाँ पे एक वेयर हाउस देखा जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, हमें बहुत सारी चीज़ें मिली वहाँ पे,
जैसे कि ये बताते हैं कि एक हमें वेयर हाउस मिला जो मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर से हमें पता लगा। वहाँ पे हमें पोर्ट्री मिली जो मेडिटेरियन रीजन से आती थी, अब बहुत दूर से। एक M4 चीज़ मिली जो अलग तरह का जार होता था, लंबी से, आपने मूवीज़ में देखा होगा, ठीक है, इस तरह का जार पकड़ने के लिए, जिसमें वाइन और ऑयल रहता था, ठीक है। रेड कलर की हमें पोट्री मिली, ठीक है, वेयर्स मिले जो इटली सिटी से आते थे। उसी के साथ हमें अलग अलग किले के माउल्ड बनाए जाते थे, ठीक है, और कुछ ऐसी पोइट्री जो लोकली बनाई जाती थी, और उसमें रोमन के डिज़ाइन हमने देखे। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इन पोइट्री से हम असलियत में, आप सोच रहे होगे हम पोट्री, ये पोट, ये मटके घट, ये हम चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि अब से 2000 साल पहले भी आदान प्रदान हो रहा था। हम दूसरे जो शहर हैं, जो दूसरे जो राज्य हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, अब से जो, अगर हम बोले यूरोप, अगर आप हवाई जहाज़ से जाओगे आपको बहुत टाइम लगेगा। उस टाइम पे भी 2000 साल पहले इस तरह की हम चीज़ों का आदान प्रदान होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम कर रहे थे, ठीक है। इन चीज़ों से हमें पता लगता है कि हमारे यहाँ पे नहीं बनती थी इस तरह की चीज़ें, ये बाहर से आई है, ठीक है। इसलिए हमें ये पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमें पता लगता है कि हमें सारी चीज़ें वहाँ पे बनती थी। उसी के साथ हमने देखा कि कपड़ों को डाई भी कराया जाता था, क्योंकि इस तरह की हमें ये चीज़ें मिली जहाँ पे तामिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो बीड्स है, जो पत्थरों से बड़ी, जिससे कि डाई कर सके, अलग अलग डिज़ाइन दे सकें, उससे हमें ये जो बीड्स हैं ये हमें वहाँ पे मिले, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आपके फिल इन द ब्लैंक से हमने करे हैं लगभग ग्राम भोजा कौन होते हैं, कल्टीवेटेड बाय, प्लगमैन, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिए अपने पास से। अगर आप चैप्टर सही से पढ़ेंगे तो आप आराम से इन सब के आंसर दे सकते हैं। कि टाइम लाइन हम ये देख लेते हैं। 300 साल पहले हम देखते हैं आयरन के बारे में बात होने लगी थी। 2500 साल पहले हम क्या देखते हैं, आयरन का बहुत सारा यूज़ होने लगा था। संगम लिटरेचर के बारे में हमने 2300 साल पहले इसके बारे में, ये सबसे पहले इसकी बिगनिंग होती है, जहाँ पे ऑर्डिनरी लोगों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हमें पता लगती है। आर्क्यूमेडिस सेटलमेंट पुडुचेरी के पास, अब से 2200 से 1900 साल पहले, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे। आप अच्छे से पढ़िए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।